उत्तर ये है उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट गैसें, या इसी को हम समूह 18 के तत्व भी कह सकते हैं। ठीक है। अब समूह 18 के तत्व के बारे में आपको क्या जानना है? सबसे पहले इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो है NS2 Np6, यानी बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से उपस्थित हैं, जिसमें 2 s कक्षक में और 6 p कक्षक में है। ठीक है, इनमें कौन कौन से तत्व हैं और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो तत्व है हमारे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। रेडॉन रेडियो सक्रिय है, इसलिए इसका अध्ययन इस समूह से अलग जब रेडियो सक्रिय तत्वों के बारे में पढ़ेंगे वहां करेंगे। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, 8 जोड़ दीजिए तो 10 आ जाएगा, 18 फिर 8 जोड़िए तो 18 आएगा, और 18 जोड़ेंगे तो 36, फिर 18 जोड़िए तो 54, और 32 जोड़ दीजिए तो 86 आ जाएगा। ये कंप्लीट हो गया। केवल हीलियम इस समूह का ऐसा तत्व है जिसका अष्टक पूरा नहीं होता, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते, इसका द्विक पूरा होता है, डबलेट बोलते हैं। ठीक है ना, द्विक। नियॉन में पहला अष्टक पूरा होता है 2s2 2p6 से, आर्गन में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 होता है। इसके बाद आप आर्गन तक लिख दिए, आर्गन ऐसा चिन्ह बनाए, मतलब यहां तक लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों आर्गन बना रहे हैं यहां क्लियर हो जाएगा। 3d6 3d10 4s2 4p6। फिर इसके बाद क्रिप्टॉन लिख देंगे, तो यहां तक लिखने की जरूरत नहीं। अब हमारे पास आ जाएगा 4d10 5s2 5p6। ठीक है, इसके बाद लास्ट के लिए हम यहां जेनॉन लिख देंगे और लिखेंगे 4f14 5d10 6s2 6p6। इस समूह का पूरा अध्ययन मूल रूप से 3-4 बिंदुओं पे किया जा सकता है। ठीक है ना, अननेसेसरी चीजें हम छोड़ भी सकते हैं, जरूरी चीजें। सबसे पहली बात, इस समूह को हम कभी कभी शून्य समूह का तत्व भी कहते हैं, शून्य समूह भी कहा जाता है, या इसको समूह 17 व समूह 1 के बीच सेतु समूह के रूप में भी जाना जाता है। सेतु यानी पुल जोड़ने का काम करने वाला। अब ऐसा क्यों है कि इसको शून्य समूह, बेटा ये नेटवर्क की दिक्कत है ना, नेटवर्क अगर अच्छा नहीं होता है तो क्लियर नहीं दिखता है। अच्छा, तो आवाज तो साफ आ रही ना, आवाज को ज्यादा जोर दें। तो इसको शून्य समूह के तत्व क्यों कहते हैं? अब ध्यान से समझिए कि 17वां समूह जो है आपका वो हैलोजन तत्व है। ठीक है ना, जिसको कल पढ़ा हमने। हैलोजन तत्व बहुत विद्युत ऋणात्मक है, यानी उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व है। समूह 1 जो है आपका वो उच्च विद्युत धनात्मक तत्व है। समूह 17 के बाद जब आप जाएंगे परमाणु क्रमांक 17, फिर 18, फिर 19,
अगर 18 ना हो तो समूह 17 के बाद अगला तत्व किस में आएगा? समूह 1 में। और उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व से अचानक उच्च विद्युत धनात्मक तत्व में आना, इसको समझा पाना मुश्किल होता है, क्योंकि किसी भी परिवर्तन, कोई भी परिवर्तन थोड़ा थोड़ा हो तो उसको समझाया जा सकता है, अचानक बड़ा परिवर्तन हो जाए तो उसको समझाना नियमानुसार कठिन होता है। और आवर्त सारणी में जो गुणों में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है, क्रमिक परिवर्तन होता है, उसके हिसाब से भी ये अनुचित है। तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि समूह 17 या हैलोजन तत्वों और समूह 1 यानी क्षार धातुओं के बीच में एक ऐसे समूह को रखा जाए, ऐसे तत्वों के समूह को रखा जाए जो उदासीन हो। उदासीन का मतलब जो न तो विद्युत ऋणात्मक हो और न ही विद्युत धनात्मक हो। तो ऐसे में उत्कृष्ट गैसों को इनके बीच में रखा गया। तो फिर से सुन लीजिए, उत्कृष्ट गैसों का समूह 17 और समूह 1 के बीच पुल या सेतु का कार्य करता है, क्योंकि समूह 17 या हैलोजन तत्व उच्च विद्युत ऋणात्मक है, जबकि समूह 1 या क्षार धातु उच्च विद्युत धनात्मक तत्व हैं। आवर्ती गुणों में होने वाले परिवर्तन की क्रमिकता, कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि इन दोनों समूहों के बीच एक उदासीन तत्वों के समूह को रखा जाए। इसलिए यहां पर उत्कृष्ट गैसों के समूह को रखा गया और इसलिए इसे शून्य समूह का तत्व भी कहा जाता है। क्लियर? इसके बाद बारी आती है इसके गुण। इनके गुण बहुत सरल हैं। सबसे पहली बात, ये सभी अधातु हैं, गैस हैं। उत्कृष्ट गैसें लिखा हुआ है ना, तो सबके सब अधातु हैं, गैस हैं, एक परमाणुविक गैस हैं। एक परमाणुविक गैस मतलब इनके परमाणु अकेले ही रहते हैं, अणु का निर्माण नहीं करते हैं। इनके Cp और Cv का अनुपात 1.676 है, जो ये सिद्ध करता है कि ये एक परमाणुविक गैस है। एक बात ध्यान रखेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री में जब आप सेकेंड ईयर में पहुंचेंगे तो हम Cp/Cv पढ़ रहे होंगे। Cp का मतलब होता है स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता और Cv का मतलब होता है स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता। इन दोनों के अनुपात से हम ये अनुमान लगाते हैं कि दिया गया पदार्थ या दी गई गैस जो है उसमें कितने परमाणु भाग ले रहे हैं एक अणु को बनाने में। तो अगर इसका अनुपात 1.67 आ रहा है, इसका मतलब सिर्फ एक ही परमाणु है, अणु नहीं बन रहा है। ठीक? इसके बाद ये बिल्कुल रासायनिक रूप से अक्रियाशील होती हैं, आसानी से रासायनिक क्रियाओं में भाग नहीं लेती हैं। अब प्रश्न आता है कि उत्कृष्ट गैसें अक्रियाशील होती हैं, क्रिया नहीं करती हैं, क्यों? उत्कृष्ट गैसें अक्रिय होती हैं, क्यों? यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इसका उत्तर क्या है? उत्कृष्ट गैसों के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी उत्कृष्ट गैसों का बाह्यतम कोश इलेक्ट्रॉनों से पूरी तरह से भरा हुआ होता है। इस कारण इसमें 3 महत्वपूर्ण गुण पाए जाते हैं। पहला, इसकी आयनन ऊर्जा बहुत अधिक होती है। आयनन ऊर्जा उच्च होती है, इसलिए यह आसानी से इलेक्ट्रॉन देकर धनायन नहीं बना पाता। ठीक है? फिर से सुन ले, समूह 18 या उत्कृष्ट गैसों के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात इसका बाह्यतम कोश इलेक्ट्रॉनों से पूरी तरह से भरा हुआ होता है। इस कारण इसकी आयनन ऊर्जा बहुत अधिक होती है और यह इलेक्ट्रॉन त्याग कर आसानी से धनायन नहीं बनाता है। एक। दूसरा, इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान
शून्य होता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन भी नहीं बना सकता। तीसरा, इसके सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, यानी यहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जोड़े में होते हैं, इसलिए ये सहसंयोजक बंध का निर्माण भी आसानी से नहीं कर पाता है। यही कारण है कि उत्कृष्ट गैस आसानी से रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेता और अक्रियाशील होता है। फिर से रिपीट कर दूं, समूह 18 के तत्वों के बाह्यतम कोष या संयोजकता कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अर्थात इनका बाह्यतम कोष इलेक्ट्रॉन से पूरी तरह से भरा होता है। इसके कारण इसकी आयनन ऊर्जा उच्च होती है और यह इलेक्ट्रॉन त्याग के धनायन नहीं बना पाता। इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है और यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन भी नहीं बना पाता। इसके सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, इसलिए यह सहसंयोजक बंध का निर्माण भी आसानी से नहीं कर पाता। इसलिए उत्कृष्ट गैस अक्रियाशील या अक्रिय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। अब बारी आती है इसमें कुछ और गुणों की। जैसे ही यह प्रश्न खत्म होता है, एक प्रश्न तुरंत और पूछा जाता है और वो है, ज़ेनॉन उत्कृष्ट गैस है, बिल्कुल ठीक, फिर भी यौगिक बनाता है, क्यों? अभी अभी हमने आपको समझाया कि भाई उत्कृष्ट गैसें क्रिया नहीं करती हैं, वो यौगिकों का निर्माण नहीं करती हैं, लेकिन अगला ही प्रश्न कहता है कि भाई ज़ेनॉन तो उत्कृष्ट गैस है लेकिन यौगिक बना लेता है। अब ये क्या बात हुई? तो इसका भी कारण बताया गया है। देखिए, अगर आप ध्यान से समझें तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन रेडियो सक्रिय, इसलिए इसकी बात नहीं करेंगे। मतलब ज़ेनॉन अपने समूह का अंतिम स्थायी तत्व है, ठीक है। किसी भी समूह में ऊपर से नीचे चलने पर आयनन ऊर्जा के मान में कमी आती है। इसका मतलब ज़ेनॉन की आयनन ऊर्जा अपने समूह में सबसे कम होती है। जैसे जैसे नीचे आएंगे आयनन ऊर्जा कम होगी, इसलिए ज़ेनॉन की आयनन ऊर्जा अपने समूह में सबसे कम होती है। इसका मतलब अगर हम इसको पर्याप्त ऊर्जा दें तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, ठीक है। तो इसलिए ज़ेनॉन बहुत अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्वों जैसे फ्लोरीन या ऑक्सीजन आदि से रासायनिक क्रिया कर सकता है। इसी बात को समझाने के लिए नील बार्टलेट नाम के एक साइंटिस्ट हुए, ठीक है ना। क्या नाम था उनका? नील बार्टलेट। नील बार्टलेट नाम के साइंटिस्ट ने अपने प्रयोगों में यह पाया कि ज़ेनॉन की प्रथम आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन की प्रथम आयनन ऊर्जा के लगभग बराबर है, यानी दोनों की आयनन ऊर्जा लगभग क्या है, समान है। और ऑक्सीजन जो है वो प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ आयनिक यौगिक बनाता है जहां धनायन जैसा व्यवहार कर रहा है वो। इसका मतलब हमने ये पाया कि, यानी नील बार्टलेट ने ये पाया कि ज़ेनॉन के इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा लगती है, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन निकालने में भी उतनी ऊर्जा लगती है। और ऑक्सीजन प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ आयनिक यौगिक बना रहा है, मतलब धनायन जैसा व्यवहार कर रहा है। तो जब ऑक्सीजन यहां पर इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो समान ऊर्जा लगने के कारण ज़ेनॉन को भी यहां पर ऊर्जा या इलेक्ट्रॉन दे देना चाहिए। उन्होंने ज़ेनॉन को लिया, प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ क्रिया कराई और बिल्कुल आराम से यह क्रिया हो गई और उन्होंने पहला यौगिक बनाया ज़ेनॉन का, ज़ेनॉन प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड। ये एक लाल रंग का क्रिस्टलीय ठोस था, ठीक है।
तो इस तरीके से प्रयोग भी हो गया। फिर से समझा देता हूं। अगर ये प्रश्न आए तो आप लिखेंगे ज़ेनॉन अपने समूह का अंतिम स्थायी तत्व है, इसकी आयनन ऊर्जा अपने समूह में सबसे कम होती है, इसलिए ये उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्वों व समूहों से रासायनिक क्रिया कर सकता है। फिर पैरा चेंज कर लेंगे और लिखेंगे कि नील बार्टलेट नाम के वैज्ञानिक ने अपने प्रयोगों में यह पाया कि ज़ेनॉन की प्रथम आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन की प्रथम आयनन ऊर्जा के तुल्य है, लगभग बराबर है, और ऑक्सीजन प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ आयनिक यौगिक का निर्माण करता है। इसी आधार पर नील बार्टलेट ने ज़ेनॉन की सीधी क्रिया प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड से कराई, जिससे ज़ेनॉन का प्रथम यौगिक ज़ेनॉन प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड प्राप्त हुआ, जो एक लाल रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। अब हम ज़ेनॉन के कुछ यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे यौगिक बना रहा है। ज़ेनॉन डाइक्लोराइड बनाना है, कोई भी चीज करनी है, जैसे ज़ेनॉन डाइक्लोराइड हम देखेंगे तो प्रकाश की उपस्थिति में फ्लोरीन से सीधी क्रिया करवा देते हैं तो बन जाता है। तो इसमें कुछ विशेष नहीं है, बनाने की विधियां आप आराम से देख सकते हैं, एक आध रिएक्शन है। अब आते हैं हमको पढ़ना क्या है, इसमें जो क्वेश्चनेबल चीज है वो क्या है। हम देखेंगे ज़ेनॉन के यौगिक, ज़ेनॉन के यौगिक। सबसे पहले देखेंगे XeF2, ज़ेनॉन डाइफ्लुओराइड। तो ज़ेनॉन के बाह्यतम कोश में अगर आप देखो तो 5s में 2 इलेक्ट्रॉन और 5p में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। 5s में 2, 5p में पूरा भरा हुआ है 6, और 5d होता तो है लेकिन खाली होता है। 5d क्या होगा? खाली होगा। यह है सामान्य अवस्था। अब ज़ेनॉन को 2 फ्लोरीन से बंध बनाना है, और यह बंध तभी बन पाएगा जब ज़ेनॉन अपने बाह्यतम कोश में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बना ले। तो इसलिए उत्तेजित अवस्था में उसके p कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन कूद के d में चला जाता है। याद रखिए, टोटल इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा या कम नहीं कर सकते हैं आप। इलेक्ट्रॉन को क्या दिक्कत हो रही भाई? स्क्रीन आप रोटेट कीजिए मोबाइल अपना, है ना, क्योंकि अगर मैं यहां से अपनी स्क्रीन में पूरा देख पा रहा हूं तो आपको भी पूरा दिखना चाहिए। ये इससे ज्यादा एडजस्ट नहीं हो पाएगा। देखो जरा, अभी दिख रहा? हाँ, वही मैं बोला, नेटवर्क के कारण ऐसा होता है बेटा कभी बार, है ना। अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन यहां था, यहां चला जाएगा, तो हो गया 1 2 1 2 1 2 1 1, और संकरण हो जाएगा इनके बीच। तो संकरण कौन सा हुआ? sp3d। एक एक फ्लोरीन आके यहां जुड़ जाएगा, और आपकी जो संरचना बनेगी वो संकरण के अनुसार होनी चाहिए, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। लेकिन ज़ेनॉन के सिर्फ 2 जगहों पे फ्लोरीन जुड़ा है, ऊपर और नीचे, बाकी 3 जगहों पे लोन पेयर है, इसलिए एक ही संरचना होगी, रेखीय। क्या हुआ? क्या दिक्कत है? अब आते हैं ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड पे। ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड में पहली लाइन तो सेम रहेगी, इसलिए पहली लाइन को नहीं बनाऊंगा मैं। हम यहां उत्तेजित अवस्था ले आते हैं, ठीक है ना।
उत्तेजित अवस्था, ये वाली अवस्था। अब चूंकि 4 फ्लोरीन से जुड़ना है तो 2 इलेक्ट्रॉन आप उत्तेजित कर देंगे यहां। तो देखिए 1 2 1 2 1 1, यहां का एक इधर चला जाएगा और यहां का एक यहां आ जाएगा। तो जो संकरण आपको दिखाई देगा वो कौन सा है? बिल्कुल sp3d2। तो sp3d2 संकरण के बाद अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के साथ एक एक फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को जोड़ दीजिए। और अब जो संरचना है, संकरण कहता है बनना चाहिए अष्टफलकीय, लेकिन अष्टफलकीय नहीं बनेगा क्योंकि सिर्फ 4 जगह पे फ्लोरीन है। तो 4 कोनों पे फ्लोरीन लगा देते हैं, ऊपर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और नीचे भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाएगा। तो यह संरचना बनी वर्ग समतलीय। ठीक है ना, रेड्यूस हो जाती है संरचना। ठीक इसी तरीके से अगर हम ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड के बारे में बात करें, 6 है आपकी बात, तो 3 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित कर देंगे हम। अगर एक बार पैटर्न आपको समझ में आ गया है तो दिक्कत नहीं होगी फ्लोराइड में। 1 2 1 1 1, इसका एक यहां, इसका एक यहां और इसका एक यहां। अब कौन सा संकरण किया हमने? हाँ, sp3d3 डायरेक्ट बोलते हैं, है ना, sp3d का 3 नहीं, वैसे sp3d3। अब sp3d3 संरचना कहती है संरचना बननी चाहिए पंचभुजी द्विपिरामिडी। तो पंचभुजी द्विपिरामिडी तो नहीं बनता यहां, क्योंकि 7 में अगर बंध बनते तो पंचभुजी द्विपिरामिडी बनता। यहां 6 में बंध बन रहे हैं, 1 में नहीं बन रहा है। तो 6 में बंध बनते हैं वो वाली संरचना अष्टफल की है, 7 में बंध बनते वो वाली संरचना है पंचभुजी द्विपिरामिडी। तो इसकी संरचना न तो पूरी तरह से अष्टफल की होती है और न ही पूरी तरह से पंचभुजी द्विपिरामिडी। हम इसको कुछ ऐसा बनाते हैं, बनाते अष्टफल की जैसा है पेपर पे, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक लोन पेयर रह जाता है, ये वाला जो बंध नहीं बना रहा है। इसके कारण इसकी संरचना हो जाती है विकृत अष्टफलकीय। विकृत अष्टफलकीय, क्लियर है ये? अच्छा, अब आते हैं ज़ेनॉन के ट्राई ऑक्साइड पे। ज़ेनॉन ट्राई ऑक्साइड। अब यहां आपको थोड़ा सा गणित लगाना पड़ता है ना, मैथ्स वाला दिमाग लगाना पड़ता है। कैसे, बताता हूं। देखिए, ऑक्सीजन 2 बंध बनाता है, एक ऑक्सीजन 2 बंध बनाता है, सबको पता है। तो 3 ऑक्सीजन कितने बंध बनाएगा? 6 बंध। तो इसका मतलब हमको सबसे पहले 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करके इस तरीके से कर लेंगे कि भाई 1 2 1 1 1, यहां का एक इधर चला गया, यहां का एक इधर और यहां का एक इधर। अब 6 अयुग्मित हो गए। लेकिन दिक्कत यह है कि ऑक्सीजन जो 2 बंध बनाता है उसमें एक सिग्मा बनाता है और एक पाई बनाता है। तो इसका मतलब 3 ऑक्सीजन है तो 3 सिग्मा बनेंगे और 3 क्या बनेंगे? पाई। तो 3 पाई बंध बनने के लिए पीछे से 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ दीजिए। ये संकरण नहीं करेंगे क्योंकि पाई बंध का निर्माण संकरित कक्षक नहीं करते। तो 3 छोड़ दिया हमने, बाकी सबको घेर देंगे। तो संकरण हुआ sp3। अब क्या करो,
एक ऑक्सीजन ये सिग्मा बनाया और ये दूसरे इलेक्ट्रॉन से मिलकर पाई बना लेगा। तो जो संकरित कक्षक है उससे क्या बनाएगा, सिग्मा, और जो असंकरित है जो बच गए एक्स्ट्रा उससे क्या बनाएगा, पाई। फिर दूसरा ऑक्सीजन एक सिग्मा बनाएगा और दूसरा क्या बनाएगा, पाई। तीसरा ऑक्सीजन इधर एक सिग्मा बनाएगा और चौथा इधर पाई बनाएगा, सॉरी, ठीक है ना। तो एक सिग्मा इधर, एक पाई इधर। संरचना कैसी दिखेगी, ज़ेनॉन बीच में, ये वाला तो बंध बना ही नहीं रहा है तो इसको छोड़ देते हैं, ज्यों का त्यों ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन रख दें। अब डबल बॉन्ड करके एक ऑक्सीजन यहां, डबल बॉन्ड करके एक ऑक्सीजन यहां, डबल बॉन्ड करके एक ऑक्सीजन यहां। ये जो संरचना बनी ये चतुष्फलकी नहीं है, ये कहलाती है पिरामिडीय। अमोनिया से मिलती जुलती संरचना है, बस ये है कि यहां डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब आते हैं ज़ेनॉन टेट्राऑक्साइड पे। ज़ेनॉन आप अलग अलग लिखें तो टेट्रा और ऑक्साइड अलग अलग लिख सकते हैं, और जोड़ के लिखेंगे तो टेट्राऑक्साइड एक साथ भी लिख सकते हैं। अब फिर से वही गणित लगाएंगे, ऑक्सीजन 2 बंध बनाता है, 4 ऑक्सीजन कितने बंध बनाएंगे, 8 बंध बनाएंगे। हमको 8 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन को अलग अलग लिख लेंगे। एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब फिर से वही बात, हर ऑक्सीजन एक सिग्मा बंध बनाता है और एक पाई, तो 4 ऑक्सीजन है, 4 सिग्मा बनेंगे और 4 पाई। तो 1, 2, 3, 4 को छोड़ देते हैं, बाकी 4 को सिग्मा बंध बनाने के लिए घेर देते हैं। तो वैसे ही होगा, एक ऑक्सीजन सिग्मा बनाएगा इधर और इधर पाई बना लेगा, इस तरफ से सिग्मा बनाएगा और इस तरफ से पाई बंध, सिग्मा पाई, सिग्मा और पाई। संरचना चूंकि यहां भी sp3 संकरण हुआ है, अब आप ज़ेनॉन ले लें, ऊपर भी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लगाइए और चतुष्फलकी संरचना के चारों कोनों पे आपको डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लगा देना है। अब यह संरचना समचतुष्फलकी या चतुष्फलकी कहलाती है। तो यह हो गया ऑक्साइड के बारे में। एक लास्ट यौगिक है ज़ेनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। ज़ेनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। अब देखो यहां 4 फ्लोरीन है जो एक एक बंध बनाते हैं, तो 4 बंध, एक ऑक्सीजन है जो 2 बंध बनाता है, यानी 4 और 2 6 बंध बनने हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए हमको। तो जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए वो आपको सूत्र देख के पता लगना चाहिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आपको पता है कि यहां सिर्फ एक ऑक्सीजन है, यानी एक सिग्मा और एक पाई, एक ही पाई बंध बनेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बाकी सबको संकरण में घेर लीजिए। शुरू से एक एक फ्लोरीन जोड़ दीजिए, आप चाहें तो फ्लोरीन नीचे दिखा सकते हैं, और लास्ट वाले में एक ऑक्सीजन जुड़ेगा सिग्मा और इस तरफ बनाएगा एक पाई। तो संरचना जो है, चूंकि संकरण हुआ है sp3d2, संरचना बनेगी हमारी कुछ इस तरीके से। ज़ेनॉन बीच में, 4 फ्लोरीन कोने पे, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना के ऊपर, और एक लोन पेयर नीचे रहेगा। तो लोन पेयर से तो कोई लेना देना नहीं, तो इसकी संरचना हो जाएगी वर्ग पिरामिडीय।
तो इस चैप्टर में थ्योरेटिकल पोर्शन के हिसाब से जो चीजें हैं वो यहां खत्म होती हैं। अब आपको कुछ बातें जो इस बुक में शायद नहीं दी हुई हैं, फिर भी आपको इनके उपयोग जानने चाहिए कि उत्कृष्ट गैसों के क्या उपयोग है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, मेरे को जितना याद है, हीलियम का उपयोग। हीलियम का उपयोग चूंकि ये हाइड्रोजन के बाद सबसे हल्की गैस है, इसलिए हवाई जहाज के टायर में हीलियम भरा जाता है। दूसरा, मौसम का पता लगाने वाले जो गुब्बारे छोड़े जाते हैं ऊपर, पहले उसमें हाइड्रोजन भरा जाता था, पर हाइड्रोजन बहुत ज्वलनशील होता है। थोड़ा भी कुछ स्पार्किंग हुआ, कहीं टकराया तो आग लग जाती थी, तो पूरा उपकरण खराब हो जाएगा। तो इसलिए आजकल उसमें 80% क्या भरा जाता है, हीलियम भरा जाता है। इसके बाद बारी आती है, हीलियम का इस्तेमाल एक और जगह होता है। आपको पता होगा कि जो गोताखोर होते हैं समुद्र में, जो नीचे गोताखोर जाते हैं, तो जैसे जैसे आप पानी के नीचे जाते हैं पानी का दबाव पड़ता है। तो पहले क्या होता था, ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को मिला के क्या करते थे, दे दिया जाता था गोताखोर के सिलेंडर में। तो जब गोताखोर काफी नीचे जाता था तो ये नाइट्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ रक्त में घुल जाती थी, और ऑक्सीजन तो शरीर इस्तेमाल कर लेता है, नाइट्रोजन को नहीं कर पाता। तो जब ये गोताखोर वापस आता था तो उसको चक्कर आने लगता था, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता था, उल्टियां होने लगती थी, बेहोशी होती थी, ये परेशानियां होती थी। तो इसलिए आजकल ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिला के दिया जाता है। इससे फायदा यह होता है कि उच्च दाब पर भी हीलियम ह्यूमन बॉडी में रक्त में नहीं घुलता है, तो गोताखोरों को अब कोई परेशानी नहीं होती। इसके बाद बारी आती है आर्गन की। आर्गन गैस आपको पता है बल्ब में भरा जाता है, ठीक है। इसके अलावा उत्कृष्ट वातावरण, जैसे किसी हाई क्वालिटी वेल्डिंग करनी है आपको, आपने वेल्डिंग करते देखा होगा ना लोगों को, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, तो नॉर्मल वेल्डिंग करते हैं खुले में कर लेते हैं क्योंकि वहां बहुत जरूरत नहीं होती। लेकिन जब प्लेन की या स्पेसशिप की या किसी बहुत डेलिकेट सामान की वेल्डिंग करनी होती है, तब हमको ये बात का ध्यान रखना होता है कि वहां ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, कारण इतने अधिक तापमान पर धातु ऑक्सीजन से क्रिया कर सकती है। तो इसलिए ये वेल्डिंग जो हम करते हैं वो मूल रूप से हम करते हैं किस पे, नियॉन और आर्गन गैस चारों तरफ रख लेते हैं और वेल्डिंग की जाती है, ठीक है। इसके बाद नियॉन का उपयोग जो होता है वो हवाई जहाज जब उतरता है तो हवाई पट्टी पर नियॉन की पॉलिश की जाती है ताकि उस पट्टी पे उसका चमक उसको क्या करे, दिखाई दे। नियॉन 1 मिनट में 40 बार ब्लिंक करता है, जिससे जो वायुयान का जो क्या पायलट होता है उसको पता चल जाता है कि भाई हवाई पट्टी क्या है, अंधेरे में या कोहरे के टाइम पे, ठीक है। इसके बाद बारी आती है जेनॉन की और रेडॉन की, या क्रिप्टॉन और जेनॉन। क्रिप्टॉन और रेडॉन का इस्तेमाल भी लाइट फ्लैश फोटोग्राफी जो होती है या फ्लैश फोटोलिसिस करके कुछ उच्च क्वालिटी के उपकरण जो होते हैं, महंगे लाइट्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा रेडॉन का उपयोग कैंसर वगैरह के इलाज में, जो रेडियोथेरेपी, सेकाई करना बोलते हैं ना, आपने सुना होगा कि कैंसर के मरीजों को सेकाई की जाती है। तो ऐसे नहीं कि कपड़ा गर्म करके सेक दिया ना, उनकी सेकाई रेडियो एक्टिव विकिरण से होती है, और वो रेडियो एक्टिव विकिरण लाने के लिए रेडॉन का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से आपका न केवल